समाप्त हुई और जैसे ट्रेनिंग समाप्त हुई हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है कि आपकी जो नौकरी है अब आप जिलों में थानों में नहीं जा पाओगे। फिर हम आगे जाके जिलों में सिर्फ बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। पिछले एक साल से हम बैठे बैठे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। फिर वही बातें, पिछले एक साल में हमने जो मेंटल जो डिप्रेशन झेला है वो शायद राजस्थान के किसी भर्ती के अभ्यर्थी ने नहीं झेला होगा। क्या कहा जाए, मीडिया में तो एक तरीके से प्रचार किया गया कि एसओजी के जो नए नए वीके सिंह खासकर की पेपर लीक की जांच करने के लिए बनाए गए वो काफ़ी तगड़ा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ही उनकी जांच पर भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? सर वो खुद ही जांच कर रहे हैं और पृथक नहीं कर पा रहे हैं, और वो खुद ही मीडिया में आके बोल रहे हैं कि 400-500 फर्जी हैं, तो पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? सर एडीजे वीके सिंह खुद 6-7 भर्तियों की जांच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी सभी भर्तियों में वो पृथक्करण कर देंगे, लेकिन एसआई भर्ती में नहीं कर पाएंगे। जी, एक सवाल बार बार ये उठता है कि कहें कि सवाल या उत्सुकता है लोगों में कि आप लोग चयनित एसआई हैं, चयनित दरोगा हैं 2021 के, तो लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जब आप चयनित हुए, आपकी ट्रेनिंग हुई आरपीए में, तो उसकी जो दिनचर्या थी, रोज की जो ट्रेनिंग, वो किस तरीके से होती थी और आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना पड़ता था? ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे सुबह लगभग हम 4 बजे उठ जाते थे, फिर 6 बजे हमें ग्राउंड में जाना होता था। फिर ग्राउंड में पहले एक पीरियड पीटी का होता था, उसके बाद वापस ट्रेनिंग में आउटडोर ट्रेनिंग चलती थी 9-10 तक, जिसमें पहला पीरियड पीटी का, उसके बाद में परेड होती थी, जिसमें परेड और वेपन सिखलाई सारी चीज़ें शामिल थी। उसके बाद 10 बजे से इंडोर क्लास होती थी जो शाम को 4:30-5 बजे तक चलती थी। उसके बाद में हम आते थे, उसके बाद वापस एक गेम का पीरियड होता था, उसके बाद शाम को वापस रोल कॉल होता था। ऐसे करते करते खाना खाने के बाद सोते थे, लगभग 9-10 बज जाते थे। फिर अगले दिन वापस से वही रूटीन। ये लगभग हमारे ट्रेनिंग 10-11 महीने तक लगातार इसी तरह से हुई। कठिन परिश्रम के बाद ट्रेनिंग समाप्त हुई और जैसे ट्रेनिंग समाप्त हुई हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है कि आपकी जो नौकरी है अब आप जिलों में थानों में नहीं जा पाओगे। फिर हम आगे जाके जिलों में सिर्फ बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। पिछले एक साल से हम बैठे बैठे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। फिर वही बातें कि अब क्या होगा, अब अगर भर्ती रद्द हो गई तो अपन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पूरे दिन जो पिछले एक साल में हमने जो मेंटल जो डिप्रेशन झेला है वो शायद राजस्थान के किसी भर्ती के अभ्यर्थी ने नहीं झेला होगा। यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि आपकी ट्रेनिंग तो कठिन थी ही, लेकिन इसी बीच जब पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो आपका एग्ज़ाम था वो पेपर लीक के ज़रिए हुआ और कम से कम 67 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फर्जी हैं, तो ये पूरी जो आपकी ट्रेनिंग थी वो इन तमाम आरोपों के बीच कैसी रही है, कितना कठिन रहा उस वक्त? जब इस मुहिम की शुरुआत हुई तो उस समय हम बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारे बीच में जो फर्जी थे वो पकड़े जा रहे थे। हम बड़े खुश थे कि ये फर्जी लोग चले जाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। जब हम फील्ड में जाएंगे तो ऐसे लोग नहीं होंगे तो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल जी। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई तो पहली जो 13 गिरफ्तारियाँ हुई, उस दिन वीके सिंह साहब हमारे ऑडिटोरियम में आए और उन्होंने बोला कि जो अनफेयर तरीके से आया है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको भुगतना पड़ेगा, और जो फेयर तरीके से आया है वो डरे मत, उसको कुछ नहीं होगा। तो हम बहुत खुश थे कि साहब बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आगे बदलती गई, उनका स्वरूप बदलता गया, और वो जो वीके सिंह साहब की जो उस दिन के बयान थे, उसके बाद उन बयानों पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ पीछे इसके, मैं तो इस बारे में पूरा पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी हुआ हमारे गले की फांस बन गई। एक दिन ऐसा आया कि हमारे पूरे जो सपने थे परिवार के, उन पे सब पे पानी फिर गया।
अब तक हमने आप लोगों से जितनी भी बात की, कुल मिलाकर यही लग रहा है कि वीके सिंह जो है उन पर आपको एतबार नहीं है, उनकी जो जांच है एसओजी की, उन पर आपको पूरे तरीके से भरोसा नहीं है। तो क्या कहा जाए, मीडिया में तो एक तरीके से प्रचार किया गया कि एसओजी के जो नए नए वीके सिंह खासकर की पेपर लीक की जांच करने के लिए बनाए गए, वो काफ़ी तगड़ा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ही उनकी जाँच पर भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? सर वो खुद ही जांच कर रहे हैं और पृथक नहीं कर पा रहे हैं, और वो खुद ही मीडिया में आके बोल रहे हैं कि 400-500 फर्जी हैं, तो पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो उनकी एक असफलता को दशा इसीलिए कि उनके बयान की वजह से है कि वो बोल रहे हैं कि हम पृथक नहीं कर पाएंगे। दो साल में भर्ती हुए, 2 साल में आप जांच करके पृथक नहीं कर पाओगे। आप सरकार पिछले 5 सालों की सारी भर्तियों की जाँच करवा रही है, तो आप उनको कैसे पृथक कर पाओगे? MP में व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें सरकार ने STF का गठन किया था, उसने 23 साल की जितनी भी वैकेंसियाँ हुई थी उन सब की जाँच करके 2000 लोगों को गिरफ्तार किया था। आप यहाँ 800 लोगों में से पृथक नहीं कर पा रहे हो, तो हमें कैसे विश्वास होगा? आप क्या कहेंगे इसी बात पे? सर एडीजे वीके सिंह खुद 6-7 भर्तियों की जांच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी सभी भर्तियों में वो पृथक्करण कर देंगे, लेकिन एसआई भर्ती में नहीं कर पाएंगे। उसके उलट पीटीआई भर्ती, जिसमें एसओजी ने कहा है कि 2000 के आसपास फर्जी हैं, आप 2000 फर्जियों को तो ढूंढ के लेकर के आ गए, लेकिन आपके 850 में से जो 68 ला रहे थे वो भी नहीं हो रहा। और उसमें आप फिर रेंडम बयान देते हो। आप देते हो कि इसमें 400 फर्जी है, इसमें 500 फर्जी है, कभी बोलते हो 600 फर्जी है। आपने सर एक चीज इन्होंने जांच किया, एक लड़का है हरिओम पाटीदार। हरिओम पाटीदार के साथ क्या हुआ? हरिओम पाटीदार को एसओजी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको करीबन 4-5 महीने तक उसको जेल में हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ में रखा। उसके बाद एक दिन एसओजी खुद न्यायालय में यह हलफनामा देती है कि हरिओम पाटीदार दोषी नहीं है। अब वो बच्चा 4 महीने हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रहा। आप उसकी माइंड स्टेज देखिए। वो पूरा का पूरा जब वो वापस आरपीए में आया, वो पूरे दिन बैठ करके अलग रहता था सबसे। उसका नाता टूट गया एक तरीके से। इन साथियों ने कैसे उनको ढांढस बंधाया होगा। आप देखिए, आप दोषी नहीं हो, आप सिर्फ 4 महीने में आपकी ऐसी हालात होगी। एक पुलिस वाले को अपराधियों के साथ बैठा दिया। यस, वैसा ही अब हो रहा है। जो हरिओम पाटीदार के साथ 1 साल पहले हुआ, वो काम आज आप 800 लोगों के साथ करने जा रहे हो। आप ये कहां जाएंगे? अब क्या ये समाज में वापस जाएंगे? किस नाम से जाएंगे कि देखो वो देखो चोर आ रहा है, और कभी ये गुरूर से जाते थे कि देखो वो थानेदार आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इस भर्ती के अंदर जब हमारे देश पे सबसे बड़ा हमला हुआ 26/11 का ताज हमला, उसमें कमांडो थे और वो कमांडो आज थानेदार बन गए। वो क्यों आए वो थानेदारी के अंदर? वो इसलिए आए कि मैंने अपनी जिंदगी में सीमा पे तो सुरक्षा करी थी, लेकिन जो अंदर का जो भ्रष्टाचार है उसका मैं खात्मा करूंगा। ये उसका विजन था, ये उसकी सोच थी। लेकिन आज क्या हो गया? वो खुद इस सिस्टम का शिकार हो गया, वो खुद इस भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। और अब उसी कमांडो को लोग चोर कह करके बुलाएंगे। जिस कमांडो को हमें सम्मान देना चाहिए था, आज हमने उसको चोर बना दिया। जी, आप सोचिए तो ये कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, उस वक्त जो एनएसजी कमांडो लड़ रहे थे, वो भी अब रिटायर होने के बाद राजस्थान में दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देते हैं 2021 में, और उनकी भी अब यही हालत है जो इनकी है। कहें कि सारे चोरों के साथ साथ ईमानदार दरोगाओं को भी, जिन्होंने मेहनत करके कई सालों की मेहनत की पढ़ाई के बाद ये नौकरी पाई, और अब उनको चोर कहा जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये भी था कि आप लोग जो चयनित है, जिन्होंने मेहनत की कई सालों तक, उन लोगों की, आप लोगों की भी किस तरीके से जांच हुई? क्या आपकी भी जांच हुई थी? किस तरीके से आप लोगों की जांच की गई, जबकि आप लोग पढ़कर इस एग्जाम को पास करके दरोगा की नौकरी हासिल करते हैं? नहीं, मेरी जांच नहीं हुई। मैं इन सब लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। इन बच्चों की कई लोगों की हुई है इनमें, वो आप बता पाएंगे चयनित? किस तरीके की जांच हुई आपकी? हमारे एसओजी ने एक रैंडम एग्ज़ाम लिया अचानक। जी। पूरे जितने भी आरपीए में हम ट्रेनिंग कर रहे थे, किशनगढ़ में, जोधपुर में, तो एक साथ एसओजी की सारी टीमें हर जगह जाती है। और वो पेपर जो हमने 13, 14 और 15 सितंबर 2021 में दिया था, वो पेपर वापस लिया जाता है। किसी को कुछ पता नहीं था, अचानक से सब कुछ होता है। तो उस पेपर में जो पढ़ लिख के आया था, जो ईमानदारी से आया था, उसके तो नंबर आए जो
फर्जी तरीके से आया था उसके नंबर नहीं आए। इस आधार पर एसओजी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उसी जांच के हवाले से वो एग्ज़ाम हुआ था हमारे मार्च 2024 में, और उसमें पता चल गया कि कौन किसके कितने नंबर आए हैं। और अभी 10-15 दिन पहले, जिनका सत्येंद्र भाई साहब बता रहे थे, एक सत्येंद्र यादव करके नाम था, तो उसको 10-15 दिन पहले पकड़ा है उस एग्ज़ाम के आधार पर। तो इसके पीछे का कारण क्या है वो हम पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता है कि इसके इतने नंबर आए हैं, उस आधार पर आप जांच कर रहे हैं, तो इतने लंबे टाइम के बाद आप क्यों पकड़ रहे हो? जो क्रोनोलॉजी ये भाई साहब पहले बता रहे थे कि हर एक जब भी सब कमेटी की मीटिंग होती है या फिर माननीय न्यायालय में हमारे सुनवाई की दिनांक होती है, उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले राजस्थान में माहौल तैयार किया जाता है कि ये सब फर्जी है, 400 फर्जी है, 500 फर्जी है। पिछले 1.5 साल से इतना नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि गांव जाते हैं तो कोई भी पूछता है कि तुम उसी भर्ती के हो जो अभी चल रही है, जिसमें इतने फर्जी है, उतने फर्जी है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है, पूरे राजस्थान में इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कर गया है, उसका हम शिकार हुए हैं। कह सकते हैं कि जो एसओजी की जांच अभी चल रही है उन पर तो आपको भरोसा नहीं है। क्या राजस्थान में कोई ऐसा नेता है जिन पर आपको भरोसा है? फिलहाल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होगी, जो चयनित दरोगा हैं जिन्होंने मेहनत करके ये नौकरी पाई है उन पर नहीं। यही बात ठीक गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही है। तो क्या लगता है कोई नेता है या फिर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने सबसे पहले इसकी लड़ाई लड़ी थी, तो आप लोगों को क्या लगता है कोई लड़ पाएगा आपके लिए? राजस्थान में इस वक्त एकमात्र ऐसा नेता है जिसको 8 करोड़ जनता का पूर्ण विश्वास है, वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद जिस तरीके से सिलसिलेवार पेपर माफियाओं पे अटैक किए हैं और लगातार जांच हुई है, उससे यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो पेपर माफिया को जड़ से खत्म करना चाहते हैं।